नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर गुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक डाइट के बारे में कि किडनी के पेशेंट जिसका डायलिसिस हो रहा हो उसको क्या डाइट देनी चाहिए। क्योंकि जो पेशेंट डायलिसिस पर होता है उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग होती है उन पेशेंट के कंपैरेटिव में जिनका डायलिसिस नहीं हो रहा। इसके पीछे रीज़न होता है डायलिसिस। जो डायलिसिस का जो प्रोसेस होता है, जो मशीन होती है, वो आपकी बॉडी में से प्रोटीन भी निकालती है, आपकी बॉडी में जो ज़रूरी एसेंशियल विटामिन होते हैं वो भी निकालना शुरू कर देती है। तो ऐसे पेशेंट के अंदर जिनका डायलिसिस हो रहा है, किडनी के पेशेंट हैं, तो डायलिसिस की वजह से उनकी बॉडी में कई टाइप की डेफिशिएंसीज तैयार होनी शुरू होती हैं। तो ऐसे पेशेंट को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अपनी डाइट पे कि वो क्या इनटेक कर रहे हैं और क्या इनटेक करने से उनकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं यही कोशिश करूंगा कि हर एक किडनी के पेशेंट जिसका डायलिसिस चल रहा हो वो अपनी डाइट को समझ सके कि उसको किस तरह से डाइट का ध्यान रखकर अपनी किडनी की कंडीशन को बेटर करना चाहिए। क्योंकि डाइट ही है जो आपकी किडनी फेलियर की जो प्रोग्रेशन है उसको रोक सकती है, उसे स्लो डाउन कर सकती है, आपको हेल्प करती है आपकी किडनी की रिवाइवल में। तो शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की। किसी भी किडनी पेशेंट के लिए डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हम ये समझते हैं कि डाइट 50% ट्रीटमेंट होता है एक किडनी पेशेंट के लिए, मगर अगर पेशेंट का डायलिसिस चल रहा हो तो ये डाइट की जो इंपॉर्टेंस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको समझना और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जो प्रोसेस होता है डायलिसिस, मान लो एक पेशेंट है उसकी किडनी इतनी ख़राब हो गई है कि पेशेंट को डायलिसिस करवाना पड़ता है, हफ्ते में 2 या 3 बार जाना पड़ता है। तो जो मशीन होती है डायलाइजर, वो बॉडी में से ना सिर्फ किडनी निकालती है, यूरिन निकालती है, फ्लूइड को निकालती है, वो साथ में और चीज़ें भी निकालती है जो शरीर को ज़रूरी होती है, जैसे प्रोटीन हो गया, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए। तो इन सब चीज़ों को हम मैनेज कर सकते हैं अगर हमें सही तरीके से डाइट के बारे में पता हो, हमें पता हो कि क्या चीज़ खाकर हमारी बॉडी में क्या बढ़ेगा और किस तरह से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले प्रोटीन से ही करते हैं कि प्रोटीन हमें कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कौन सा खाना चाहिए, इस सब बारे में हम बात करते हैं। प्रोटीन जो होता है हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। हमारी पूरी की पूरी बॉडी इसी प्रोटीन की बनी हुई होती है, चाहे हमारे सिर के बाल हो, चाहे हमारा बॉडी की बोन्स हो, सब कुछ प्रोटीन का बना हुआ है। तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी होने पर हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप के सिम्टम आने शुरू होते हैं और सबसे कॉमन सिम्टम जो आते हैं वो होते हैं एनीमिया, कि आपकी बॉडी के पास इतना प्रोटीन नहीं होता कि वो ब्लड की फॉर्मेशन कर सके। और आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से आपकी बॉडी के अंदर वाटर की, फ्लूइड की एक्यूमुलेशन शुरू हो जाती है, स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है उन पेशेंट के लिए जिनका डायलिसिस हो रहा है, क्योंकि वो प्रोटीन जो होता है डायलिसिस मशीन से भी लॉस कर रहे होते हैं, डायलिसिस के रास्ते भी निकल जाता है और यूरिन के रास्ते प्रोटीन यूरिया के फॉर्म में भी प्रोटीन बॉडी से बाहर जा रहा होता है। तो जो हम पेशेंट्स को बताते हैं जिनका डायलिसिस नहीं हो रहा कि आप प्रोटीन का इंटेक ना करें, प्रोटीन की इंटेक करने से किडनी बढ़ता है, मगर ये जो सिनेरियो है वो डायलिसिस वाले पेशेंट्स के ऊपर नहीं लग पाता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नुकसान सह रहे होते हैं प्रोटीन का। उनको पूरा करते हुए किडनी लेवल को कंट्रोल करना आसान नहीं होता। अगर एक किडनी का पेशेंट डायलिसिस करवाते हुए प्रोटीन इंटेक बंद कर देगा तो उसकी बॉडी में वीकनेस बहुत तेजी से आनी शुरू हो जाती है। तो जितने भी डायलिसिस के पेशेंट होते हैं उनको हमारी यही एडवाइस होती है कि आप हाई क्वालिटी प्रोटीन पर ध्यान दें। हाई क्वालिटी प्रोटीन वो होता है जिसे आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसको एब्जॉर्ब करने के लिए आपकी बॉडी में वेस्ट मटेरियल नहीं बनता, वो होता है हाई क्वालिटी प्रोटीन। ये प्रोटीन हमें किन चीज़ों से मिलता है? ये जो हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है ये मैक्सिमम हमें मिलता है एनिमल प्रोडक्ट से। तो जितने भी पेशेंट होते हैं किडनी के जिनका डायलिसिस हो रहा है उनको हम यही एडवाइस करते हैं कि आप अपनी एग वाली डाइट पे, एग वाइट वाली डाइट पर ध्यान दीजिए। दिन में कम से कम हो सके तो 2 एग्स ज़रूर कंज्यूम करने की कोशिश कीजिए। ये 2 एग्स आपके प्रोटीन लॉस को पूरा कंपनसेट तो नहीं कर पाएंगे मगर ये आपको हेल्प करेंगे जो नुकसान हो रहा है उसको कम करने में, क्योंकि नुकसान जो है उसकी थोड़ी बहुत भरपाई हमें करनी पड़ती है। इसके
इसके बाद जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ होती है एक डायलिसिस वाले पेशेंट के अंदर, वो होता है फ्लूइड की अमाउंट। क्योंकि जब पेशेंट फ्लूइड लेना बंद कर देता है तो पेशेंट के अंदर एक चीज़ और देखी जाती है कि उसकी यूरिन फॉर्मेशन भी बंद हो जाती है। पेशेंट का जो प्रोसेस चल रहा होता है वो डायलिसिस पे चल रहा होता है। मगर अगर वही पेशेंट साइनोजेन से ट्रीटमेंट शुरू करता है तो पेशेंट को अपनी फ्लूइड की अमाउंट, अपने पानी की अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ता है। अब सवाल उठता है क्यों? क्योंकि पेशेंट को जब तक पूरी अमाउंट में बॉडी को नहीं मिलता फ्लूइड, बॉडी यूरिन की फॉर्मेशन भी नहीं कर पाती। ये कुछ ऐसा होता है जैसे जब किसी पेशेंट को डिहाइड्रेशन होती है तो क्या होता है कि किडनी के पास इतना फ्लूइड ही नहीं होता कि वो यूरिन बनाकर यूरिन के रास्ते क्रिएटिनिन और यूरिया को बाहर निकाल सके। मगर जब हम मेडिसिन देना शुरू करते हैं, क्योंकि मेडिसिन जो है आपकी किडनी पे काम कर रही होती है, किडनी की फिल्ट्रेशन प्रोसेस को दोबारा से रिटेन कर रही होती है, तो किडनी का जो नेचुरल फंक्शन है खून को साफ करना, खून को साफ करके उसमें जितना भी वेस्ट मिनरल है उसको बाहर निकालना, वो आना शुरू होता है। मगर इस काम को करने के लिए भी बॉडी को फ्लूइड चाहिए, पानी चाहिए। तो आपको अपने फ्लूइड की अमाउंट को बढ़ाना पड़ता है, चाहे आप डायलिसिस क्यों नहीं करवा रहे। आपको मना किया जाता है कि फ्लूइड की अमाउंट को आप कंट्रोल करो, आपका डायलिसिस का वेट बढ़ जाएगा, आपको दिक्कत हो जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा। मगर मैं जानता हूँ, मगर जब हम किडनी पे काम करना शुरू करते हैं, जहाँ पे जड़ है वहाँ पे काम करना शुरू करते हैं, तो जितने भी पेशेंट होते हैं उनको हमें मॉडरेट अमाउंट में जो वाटर का इंटेक है वो बढ़वाना पड़ता है कि आप अपने सेंसर को समझो। आपकी बॉडी में सेंसर्स लगे हुए होते हैं। जब आपको प्यास लगती है, आपके होंठ सूखते हैं, जुबान सूखती है, बोलने में दिक्कत होती है, इस चीज़ को सेंस करो कि आपकी बॉडी में पानी की कमी हो रही है। जब कभी आपको प्यास लगे तो पानी पियो। कभी भी पानी नाप के मत पियो, क्योंकि अगर आप एसी में बैठे हो, अंदर बैठे हो, तो आपकी पानी की रिक्वायरमेंट कम है। अगर आप गर्मी में बैठे हो तो आपकी पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो उस चीज़ को समझो, क्योंकि हम जब बात कर रहे होते हैं, सांस ले रहे होते हैं, तो और स्वेटिंग से भी हमारी बॉडी में से वाटर का लॉस होता है। उसको कंपनसेट भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम पानी की इंटेक को प्रॉपर तरीके से नहीं करते तो डेफिनेटली आपकी बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन के लेवल बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जबकि आप डायलिसिस करवा रहे हैं फिर भी आपके क्रिएटिनिन के लेवल्स बढ़ने शुरू होंगे, क्योंकि आपने अपनी डायलिसिस मशीन, अपनी खुद की किडनी पे ध्यान नहीं दिया। वो काम कर सकती है मगर आप उसे काम नहीं करने दे रहे, क्योंकि आप उसे सम्मान नहीं दे रहे कि वो आपका यूरिन फॉर्मेशन कर सके और आपकी बॉडी में जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकाल सके। इसलिए जो पेशेंट डायलिसिस पे जाते हैं, सबकी कॉमन कंप्लेंट होती है कि जो उनकी कंडीशन थी वो कभी सुधरी नहीं, खराब होती चली जाती है। खराब इसलिए होती चली जाती है क्योंकि पेशेंट ने अपनी खुद की डायलिसिस की मशीन जो भगवान ने उसको दी है, जो नेचुरल है, जो इतनी इंटेलिजेंट है, उसको बंद कर दिया, क्योंकि आपने फ्लूइड का इंटेक लेना बंद कर दिया। और उसका रिजल्ट क्या होता है कि आपके क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल डायलिसिस करवाने पे तो कम हो जाते हैं, मगर अगली बार जब आप करवाने जाते हैं तो पिछली बार से आपको ज़्यादा मिलने शुरू होते हैं। क्योंकि आपकी बॉडी जो काम कर सकती थी, जो किडनी आपकी काम कर सकती थी, किडनी की जो फंक्शनिंग थी, वो आपने फ्लूइड ना देकर बंद कर दी। बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन तैयार कर कर जब उसको फ्लूइड नहीं मिला, उसने यूरिन फॉर्मेशन नहीं की, और यूरिन फॉर्मेशन नहीं की तो जो क्रिएटिनिन यूरिन के रास्ते निकल सकता था, जो यूरिया यूरिन के रास्ते निकल सकता था, वो रास्ता आपने बंद कर दिया। सिर्फ और सिर्फ डायलिसिस पे रहे। इसी वजह से जितनी भी डायलिसिस के पेशेंट होते हैं वो डायलिसिस करवाने के बाद भी उनके जो लेवल्स हैं क्रिएटिनिन के, यूरिया के, वो बढ़ते चले जाते हैं, कंडीशन खराब होती चली जाती है, कंट्रोल में नहीं आ पाती। इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ देखी जाती है एक किडनी के पेशेंट जिसका डायलिसिस हो रहा होता है, वो होता है पोटेशियम के लेवल पे। पोटेशियम एक ऐसा एलिमेंट होता है जो हमारी मसल्स को पावर देता है। अगर वो सही अमाउंट में बॉडी के अंदर है तो आपकी मांसपेशियों को ताकत देगा। मगर अगर यही पोटेशियम जरूरत से ज़्यादा हो जाए, इसके लेवल क्रॉस करने शुरू कर दें, 5.5, 6, 7 तक हो जाए, तो 7 पे पहुँचते ही पेशेंट को कभी भी किसी भी टाइम हार्ट अटैक हो सकता है। तो अगर कोई पेशेंट डायलिसिस करवा रहा है, किडनी का पेशेंट है, तो उसके लिए पोटेशियम की मात्रा को, पोटेशियम की अमाउंट को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि पेशेंट डायलिसिस पर होता है तो वो ध्यान नहीं देता है कि वो सोचता है कि डायलिसिस से पोटेशियम बॉडी से बाहर चला जाएगा। तो उसको समझना चाहिए कि अगर पेशेंट का पोटेशियम बढ़ रहा है तो पेशेंट को लो पोटेशियम फ्रूट एंड वेजिटेबल्स पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि पोटेशियम हमारी बॉडी में कैसे जाता है? पोटेशियम हमारी बॉडी में जाता है खाने वाली चीज़ों से। तो कुछ चीज़ें खाने में
पोटेशियम हाई होता है, कुछ चीज़ों के अंदर लो पोटेशियम होता है। तो कितने भी किडनी के पेशेंट होते हैं, चाहे वो डायलिसिस करवा रहे हैं नहीं करवा रहे, उनको यही एडवाइस किया जाता है कि आप लो पोटेशियम फूड एंड वेजिटेबल्स का इंटेक करें, सो दैट बॉडी के अंदर पोटेशियम की मात्रा कम एक्यूमुलेट हुए। तो जितने भी पेशेंट होते हैं हमारे साइंस इंजीनियरिंग की, हमको यही एडवाइस करते हैं कि जो वेजिटेबल्स हैं, जो वेजिटेबल्स रूटी होती हैं, ज़मीन के नीचे लगती हैं, जैसे आलू है, शकरकंदी है, अरबी है, जिमीकंद है, शलगम है, ये सब्जियां ना खाएं। सिर्फ 3 सब्जियां ऐसी हैं जो ज़मीन के नीचे लगती है और एक किडनी का पेशेंट खा सकता है। वो है आपकी गाजर, मूली और अनियन। ये 3 सब्जियां हैं जो आप खा सकते हैं, जो रोटी है एक किडनी का पेशेंट ले सकता है। मगर इसके अलावा जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं, पत्तेदार सब्जियां होती हैं, चाहे आपकी गोभी है, फूल गोभी है, पालक है, बथुआ है, मेथी है, ये नहीं खानी, क्योंकि इसके अंदर आपका पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है, आपके लेवल बढ़ने शुरू हो जाएंगे। मगर अगर ये सब्जियां नहीं खानी तो कौन सी सब्जी खानी है, ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ज़िंदगी तो चलानी है, खाना तो पड़ेगा ही उसके लिए। तो जो भी सब्जियां आपकी फूड की तरह लगती हैं, बेल पे लगती है, वो आप खा सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी वेजिटेबल्स आप फ्रूट की तरह किसी पौधे पे, बेल पे लगती है, वो आप इंटेक कर सकते हैं। जैसे आपकी बैगन है, टमाटर है, मटर है, घिया, तोरी, करेला, परवल, पैठा, ये सारी सब्जियां आप ले सकते हैं। मगर इनमें पोटेशियम होता है, लो होता है मगर होता है, क्योंकि पेशेंट के जो लेवल्स हैं वो बढ़े हुए हैं, तो उन्हें कंट्रोल में लाने के लिए इन लो पोटेशियम सब्जियों में से भी पोटेशियम को बाहर निकालना पड़ता है। और इस तरीकों को हम कहते हैं लीचिंग। लीचिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि जो पेशेंट को हमने सब्जियां देनी है, लो पोटेशियम सब्जियां जो हमने देनी है, उसको छोटा छोटा चॉप कर लिया जाता है। चॉप करने के बाद 3-4 घंटे उनको गुनगुने पानी के अंदर, ल्यूकवार्म वाटर के अंदर रखा जाता है। जब पानी सब्जी के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है कि सब्जी के अंदर जितना भी पोटेशियम था वो निकलकर पानी में आना शुरू कर देता है, और जो सब्जियां आपने चॉप की थी उनके अंदर पोटेशियम की मात्रा और कम हो जाती है। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि पेशेंट के अंदर जो पोटेशियम की मात्रा अनकंट्रोल्ड थी वो कंट्रोल में आनी शुरू हो गई। पेशेंट को जो हार्ट की दिक्कत हो सकती थी वो सही समय पे रुक जाती है। मगर पेशेंट की जो प्रोटीन का इंटेक है उसका हमें फिर भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि इन सब्जियों के अंदर पेशेंट के लिए सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन नहीं होता। तो पेशेंट जो डायलिसिस करवा रहा है, प्रोटीन यूरिया भी हो रहा है, डबल नुकसान वो जहर है प्रोटीन का, उसको अपने प्रोटीन इंटेक पे ध्यान देना चाहिए। अपने प्रोटीन के अंदर कम से कम 2 एग वाइट जरूर रखे, और अपना वेट डेली बेसिस पे मेजर करे, अपना बीपी डेली बेसिस पे मेजर करे, अपना शुगर डेली बेसिस पे मेजर करे, उसका चार्ट बना ले और अपने डॉक्टर से वो जरूर शेयर करे, क्योंकि डॉक्टर उसको देख के, कई सारे पैरामीटर्स को देखकर ये आइडिया लगा लेता है कि एक्चुअली में पेशेंट की बॉडी में क्या चल रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, वो है सोडियम। पेशेंट जो डायलिसिस करवा रहे होते हैं, प्रोटीन का लॉस हो रहा होता है, उनके अंदर एक चीज़ और देखी जा रही होती है, वो है स्वेलिंग। ये स्वेलिंग जो आती है पैरों के आसपास, हाथ के आसपास, फेस पे पफी आइज जो हो जाती हैं, ये अक्सर तब देखी जाती है जब पेशेंट के अंदर या तो सोडियम की मात्रा ज़्यादा हो। सोडियम अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा है, सोल्ट अगर आप ज़्यादा खाते हैं, नमक ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं, तो दिक्कत आपको ज़रूर देखने को मिलती है। एक तो आपका बढ़ा हुआ बीपी और स्वेलिंग। बीपी जो है आप सोडियम से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी पेशेंट होते हैं किडनी के, उनके अंदर बीपी अनकंट्रोल्ड ही रहता है। बहुत कम पेशेंट ऐसे मिलते हैं जिनके अंदर जो बीपी होता है वो मैनेजेबल लेवल्स पर होता है। तो अगर आपको बीपी बढ़ा हुआ है तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने सॉल्ट फ्री डाइट लेना शुरू करना है। यानी आपने किसी भी टाइप का नमक नहीं लेना, चाहे सेंधा नमक हो, चाहे वो समुद्री नमक हो, चाहे वो काला नमक हो, जो इसके पीछे भी नमक लगता है, सॉल्ट है, वो आपने इंटेक करना बंद करना है। इससे फायदा क्या होगा, आपका टेस्ट जरूर जाएगा, मगर इससे फायदा ही फायदा होता है किडनी पेशेंट के अंदर। सबसे पहली चीज क्या होती है कि जो ब्लड प्रेशर है आपका कंट्रोल में रहना शुरू करता है। कंट्रोल में आने का मतलब ये होता है कि आपके हार्ट पे जो दबाव बन रहा है वो खत्म हो जाता है।
दूसरी चीज़ क्या होगी कि आपकी बॉडी के अंदर जो स्वेलिंग हो रही है, वाटर की एक्यूमुलेशन हो रही है, वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। मगर वाटर की जो एक्यूमुलेशन है वो दो फैक्टर्स पे मैक्सिमम देखी जाती है कि डिपेंडेंट होती है। वो होती है प्रोटीन पर और दूसरा सॉल्ट पे। सॉल्ट कम करने से बीपी कंट्रोल में आ गया और फूड की एक्यूमुलेशन थोड़ी कम हो गई। मगर प्रोटीन पर आपको ध्यान देना चाहिए कि आप प्रोटीन क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, क्योंकि अगर आप प्रोटीन का इंटेक नहीं करेंगे तो आपका वेट लॉस ड्रास्टिक होता चला जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी किडनी के पेशेंट समझ गए होंगे क्यों प्रोटीन जरूरी होता है, कैसे पेशेंट के अंदर जिनका डायलिसिस हो रहा होता है, क्यों फ्लूइड की अमाउंट साइंस इंजीनियरिंग की ट्रीटमेंट के साथ बढ़ानी पड़ती है। क्योंकि अगर आप किडनी को सही अमाउंट में फ्लूइड नहीं देते तो यूरिन फॉर्मेशन नहीं कर पाएगी, यूरिन के रास्ते आपका क्रिएटिनिन बाहर नहीं जा पाएगा और आपके लेवल्स बढ़ते चले जाएंगे। तो जब भी आप साइंस इंजीनियरिंग का ट्रीटमेंट शुरू करें तो अपनी फ्लूइड की अमाउंट पे ज़रा ध्यान दीजिए। उसको बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना, बहुत ज़्यादा कम नहीं रखना, उसको मॉडरेट अमाउंट पे रखना है। अपने जो सेंसर्स हैं, अपनी जो भगवान ने आपको हमें सेंसर्स दे रखे हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड की अमाउंट को हमें बताते हैं, हमारे होठ हैं, हमारी टंग है, उसको सुनिए, उसको समझिए, अपनी बॉडी वेट को चेक कीजिए, स्वेलिंग को देखिए, उसी हिसाब से अपनी फ्लूइड की अमाउंट को आप बढ़ाते चले जाइए। अपने यूरिन आउटपुट को देखिए, क्योंकि साइंस इंजीनियरिंग का ट्रीटमेंट शुरू करोगे तो सबसे पहला रिजल्ट आपको यही मिलता है कि आपका यूरिन का जो आउटपुट है वो बढ़ जाता है। यूरिन का आउटपुट का मतलब बढ़ने का मतलब ये होता है कि आपकी किडनी की जो फंक्शनिंग है वापस आने लगी है, किडनी दोबारा से काम करने लगी है, दोबारा से क्रिएटिनिन और यूरिया को बाहर निकालने लगी है। और वो ही साइंस इंजीनियरिंग के ट्रीटमेंट का मकसद था, मोटिव था आप सभी का, किडनी को दोबारा से फंक्शनिंग में लेकर आना। अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो डाइट के बारे में, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके साइंस इंजीनियरिंग के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कंसल्टेशन ले सकते हैं। अगर आप KFRD ट्रीटमेंट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो नीचे ही दिए नंबर पर कॉल कर आप किडनी के ट्रीटमेंट के बारे में भी पूछ सकते हैं। आप हमारी साइट saikidneycare.com पर जाकर छोटा सा फॉर्म होता है जहाँ पर अपने नाम, एज, जेंडर, कितने टाइम से दिक्कत है, कितनी बार आप डायलिसिस करवाते हैं नहीं करवाते, जो भी आपकी मेडिकल रिपोर्ट हो, अल्ट्रासाउंड हो, आपके DTPA स्कैन्स हो, रीनल बायोप्सी हो, कोई भी रिपोर्ट हो उसमें आप अटैच करके हमारे डॉक्टर्स को सेंड कर सकते हैं। डॉक्टर एक बार उसको एग्जामिन कर लेता है, वो समझ जाता है कि आपकी किडनी फेल के पीछे क्या कारण है, डायबिटीज़ तो नहीं है, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, और उसके हिसाब से आपका KFRD शुरू करता है। क्योंकि सबसे पहले ज़रूरी किसी भी ट्रीटमेंट के अंदर यही होता है कि समझें कि किडनी फेल आखिर किस वजह से हुई है। क्योंकि जो ट्रीटमेंट होता है डायबिटीज़ के अंदर वो थोड़ा डिफरेंट चलता है, जो BP का ट्रीटमेंट होता है वो अलग तरीके से चलता है, क्योंकि जो इसमें नुकसान होता है किडनी को वो अलग अलग तरीके से हो रहा होता है, तो उसको उसी तरह से मैनेज करना पड़ता है। तो अपनी रिपोर्ट ज़रूर शेयर कीजिए हमारे डॉक्टर से, वो पूरी अच्छी तरीके से गाइड करेंगे। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो,